साथियों, सबसे पहले कॉमरेड शैलेंद्र शैली की याद में कॉमरेड शैलेंद्र शैली स्मृति व्याख्यान माला आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई, जो इन्होंने व्याख्यान माला श्रृंखला का आयोजन किया है। कॉमरेड शैलेंद्र शैली से 3 बार मुझे मिलने का मौका मिला। इस मौके पे मैं उनको याद करता हूँ। पहली बार जब बम्बई में एसएफआई का अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा था, मैं बिहार के तरफ से प्रतिनिधि मंडल का एक हिस्सा था और कॉमरेड शैलेंद्र शैली एसएफआई के राष्ट्रीय नेतृत्व के एक हिस्से थे। मैंने वहाँ उनकी सक्रियता, उनका काम के प्रति जो प्रतिबद्धता और लगन मैंने देखा, उससे प्रभावित हुआ और मैंने साथियों से पूछा तो साथियों ने बताया वो मध्य प्रदेश के कॉमरेड शैलेंद्र शैली। दूसरी मुलाकात हुई जब मुरैना में हिंदी भाषी राज्यों के एसएफआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। जहाँ तक मुझे याद है 3 दिवसीय या 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था। वहाँ प्रशिक्षण शिविर के मौके पर एक जनसभा का आयोजन हुआ और उस जनसभा के आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में कॉमरेड शैलेंद्र शैली को सुनने का मौका मिला। कॉमरेड शैलेंद्र शैली के ओजस्वी भाषण से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी उत्साहित हुआ। मेरे दिल में उनके लिए एक श्रद्धा की जगह बनी। और बाद में एक बार वो पटना आए थे एसएफआई के राज्य स्तरीय क्लास में शिक्षक के रूप में भाग लेने के लिए। उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य था, बिहार और कोडरमा, जो अभी झारखंड के अंतर्गत आता है, कोडरमा में क्लास रखा गया था। तो पटने से उनको ले जाने की, उनके साथ जाने का मुझे अवसर मिला और बाय रोड कार में कोडरमा जाना, फिर कोडरमा से पटना उनके साथ वापस, और फिर उनका जो क्लास हमने सुना और रास्ते में उनके साथ जो राजनीतिक सैद्धांतिक कुछ विमर्श हुआ, उससे हमें लगा जो कॉमरेड शैलेंद्र शैली एक महान क्रांतिकारी और विचारक नेता हैं और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ, काफ़ी प्रेरणा लिया। बाद के दिनों में, कुछ ही दिनों के बाद जब यह खबर मिली कि कॉमरेड शैलेंद्र शैली की असामयिक निधन हो गया, तो बहुत आघात लगा। हम लोग स्तब्ध हो गए और उनकी मृत्यु से पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा हिंदी पटल, पूरे देश, पूरा हिंदी पट्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। एक उभरता हुआ क्रांतिकारी नेता, मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को जानने वाला, समझने वाला, ओजस्वी वक्ता, विद्वान वक्ता, अचानक उनकी मृत्यु होना वो भारी नुकसान हमारी पार्टी के लिए, वर्ग संघर्ष के लिए, और वो कमी अभी तक शायद पूरा नहीं हो सका। आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हें याद करते हैं और हम भी संकल्प लेते हैं कि वो जिस विचारधारा को लेकर के जिए, समर्पित रहे, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो हमारे प्रेरणा स्रोत। लोक जतन लाइव पेज पर बोलने के लिए लोक जतन के संपादक हमारे प्रिय साथी कॉमरेड बादल सरोज जी ने हमें आमंत्रित किया। मैं लोक जतन परिवार को भी धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे कहा गया कि चुनौतियों से घिरा बिहार पे बोलना है, तो मैं आज बोलने से पहले ये बड़ा द्वंद्व में था कि चुनौतियों से भरा बिहार, यूँ कहा जाए कि चुनौतियों से भरा देश, क्योंकि
हमारा देश और हमारे देश की जनता के सामने भी गंभीर चुनौती आज मौजूद है, और चुनौतियों से यह देश पूरी तरह से घिरा हुआ है। हर तरफ जिधर भी हम देखते हैं, जिस क्षेत्र में देखते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, हर तरफ चुनौती ही चुनौती नजर आ रही। हम अगर गौर करें देश के सामने चुनौती, तो हम पाते हैं कि अभी सबसे बड़ी चुनौती है कोरोना महामारी से मानव जीवन की रक्षा। ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे देश के सामने। दूसरी चुनौती है कि बिना तैयारी के जो लॉकडाउन किए गए, उसके चलते जो मेहनत कशों के सामने भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या जो पैदा हुई है, वो एक गंभीर चुनौती हमारे सामने है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने प्रथम संबोधन में ही कहा, ये जो लॉकडाउन का जो अवसर है, इस अवसर को, ये जो मौका मिला है लॉकडाउन का, उसे अवसर के रूप में हमें उपयोग करना है, अवसर के रूप में बदलना है। और ये 4 महीने के पीरियड को हम जब देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि एक गंभीर साजिश चल रही है। वो साजिश है संघ परिवार के, आरएसएस के एजेंडे को आक्रामकता के साथ, तानाशाही ढंग से इस देश में थोपना। और इस पीरियड के में अगर हम देखें तो हम पाते हैं जो सबसे बड़ा हमला अभी हमारे जनवादी अधिकारों पर है। ये गंभीर चुनौती के रूप में पेश आए। एक तरफ हम देखते हैं कि हमारे जनवादी अधिकार छीने जा रहे हैं। जो भी कोई व्यक्ति, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, इनके सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ बोलने का हिम्मत करता है, उसे काले कानून में गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो बोलने की जो आज़ादी है, लिखने की आज़ादी है, हुकूमत के खिलाफ, उस पर आज हमले हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो लड़ के, कुर्बानी दे करके इस देश के मजदूर वर्ग ने जो सहूलियत हासिल किया, जो अधिकार हासिल किए, किसानों ने जो अधिकार हासिल किए, आज एक एक अधिकार आज छीने जा रहे हैं, उन्हें कमज़ोर किए जा रहे हैं, उन पे हमले हो रहे हैं। और इस देश के जो कारपोरेट हैं, उस कारपोरेट वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा वो फ़ायदे पहुंचाए जा रहे हैं। उन्हें लूटने की पूरी गुंजाइश बनाई जा रही है, और जो श्रमिक जनता हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ डाले जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं इस पीरियड में बहुत तेज़ी के साथ अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा करके ध्रुवीकरण, एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का बहुत तेज़ी के साथ प्रयास हो रहा है। उसी हिस्से में हम देखते हैं अभी 5 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा। ये तो हो चुका था एक बार, लेकिन जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, ऐसे वक्त में आज प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं। क्या इसका कोई औचित्य था क्या? तो ये हमारे जो देश की, जो संविधान की जो मूल भावना है, धर्मनिरपेक्षता की भावना, लोकतंत्र की भावना, आज कहीं न कहीं उसे ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है। और आरएसएस की जो विचारधारा है, वो विचारधारा, मनुवादी विचारधारा, उसको जैसे भी हो इस देश में थोपने की, जो संविधान विरोधी है, उस विचारधारा को थोपने की पूरी तरह आज कोशिश हो रही है। इस तरह हम देखते हैं कि देश के सामने चुनौती ही चुनौती है, गंभीर चुनौती मौजूद है। और उन चुनौतियों
को देखते हुए जब हम अपने राज्य को देखते हैं तो राज्य के सामने भी करीब करीब वही चुनौती हमें दिखाई पड़ रही है। और हमारे बिहार के सामने अभी 3 चुनौती बहुत ही तत्कालिक और महत्वपूर्ण है। वो चुनौती है, पहला कोरोना वायरस से मानव जीवन की रक्षा कैसे हो, ये एक जो है चुनौती जनता के सामने है। दूसरी चुनौती है कि बाढ़ बिहार की बड़ी आबादी को प्रभावित कर चुका और इसमें बड़े पैमाने पे जान माल की जो नुकसान हो रहा है, इस बाढ़ से जान माल की रक्षा का सवाल। और तीसरा एक राजनीतिक चुनौती सामने में है, जो आने वाले महीनों में विधानसभा का चुनाव। ये हमारे सामने एक तात्कालिक चुनौती है। और इस चुनौती के साथ साथ इस पीरियड में जो उभर के आए हैं कि बिहार के अंदर भी जनवादी अधिकारों पे हमले तेज हुए हैं। इस बीच में सामंती अपराधी तबकों के तरफ से कमज़ोर तबकों पे हमले बढ़े। अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। ये एक गंभीर चुनौती पेश हुई है। इस बीच में राजनीतिक कार्यकर्ता आज उनके निशाने पर। जातिवादी और सांप्रदायिकता की चुनौती अपने तरफ से, उसमें भारी उभार दिखाई पड़ती है। और अगर हम समग्र रूप से देखें तो हम पाते हैं कि बिहार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरह से यह जो क्षेत्र है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र दिखाई पड़ता है। मैं सबसे पहले अभी जो वर्तमान में हमारे सामने बिहार की जनता के सामने चुनौती है उस पर मैं चर्चा करूँगा। वो है कोरोना वायरस। देश में आज 15 लाख से ज़्यादा नागरिक संक्रमित हो गए हैं और सरकारी आंकड़ा है कि 33,500 के करीब लोगों की मौत हुई है, जबकि ज़्यादा जांच नहीं हो रहे हैं। और अब तो गांव देहात तक संक्रमण फैल गई है, जिनका कोई इलाज नहीं हो रहा। अगर उनको जोड़ लिया जाए तो और भी ज़्यादा संख्या इसमें जुट सकता है। और दुनिया में आज भारत तीसरे स्थान पर है। और यही रोज़ 50,000 इस देश के अंदर कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार जारी रहा तो आज जो तीसरा स्थान पर है अमेरिका, ब्राज़ील के बाद भारत, वो ब्राज़ील को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा और दूसरे स्थान पर आ जाएगा। वही हालत बिहार की है। शुरू में तो उतना रफ्तार तेज़ नहीं था, लेकिन इस जुलाई महीने में संक्रमण में बहुत तेज़ी आई है। और सरकारी आंकड़ा है कि आज 41,111, जबकि इसकी बड़ी संख्या होगी। अब तो गाँवों में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, मरने वालों की भी संख्या काफ़ी बढ़ी है। और मैं आपको बताऊं कि अस्पताल भरे हुए हैं, कोई भी अस्पताल खाली नहीं है। संक्रमित व्यक्ति अस्पताल जाता है भर्ती होने के लिए, लेकिन उसे भर्ती नहीं लिया जाता। ऑक्सीजन, गैस के अभाव में, इलाज के अभाव में वो दम तोड़ रहे हैं। आप देखे होंगे टेलीविज़न चैनलों पर, समाचार पत्रों में खबर छपी होगी, एक सप्ताह के अंदर दर्जनों बड़े डॉक्टर की मौत हुई है, राजनीतिक नेताओं की मौत हुई है, कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। एक दो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। बिहार सरकार के गृह विभाग का अपर सचिव कोरोना संक्रमित हुआ, पटना के एम्स में वो भर्ती होने के लिए आया, दूसरे अस्पतालों में गया, कहीं भर्ती नहीं ली गई और एम्स के सामने कई घंटे उसे बाहर रहना पड़ा। और जब काफ़ी दबाव बढ़ा
तब जा कर के उन्हें भर्ती लिया गया और कुछ ही घंटों के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। आप कल्पना कर सकते हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटने में है, कोरोना वायरस का मुख्य अस्पताल घोषित किया गया। कोरोना मरीज की मौत हो गई और 2 दिनों तक वार्ड में वो डेड बॉडी पड़ा हुआ रहा, डेड बॉडी को हटाया नहीं गया और उसी वार्ड में दूसरे कोरोना मरीज का बेड। कैसा, किस तरह की हालत है। और सरकार ने ऐलान किया कि कहीं भी जो भी संक्रमित होंगे वो पटना नहीं आ सकते इलाज कराने का। अपनी मर्जी से आप अस्पतालों में भी भर्ती नहीं हो सकते। और एम्स तो रिजर्व रखा गया है राजनीतिक नेताओं के लिए, खास तौर से शासक वर्ग के नेताओं के लिए और वीआईपीज़ के लिए। जब ये हालत आज बिहार की हो गई है, आप समझ सकते हैं कि बिहार के आम नागरिक, साधारण गरीब लोग, प्रवासी मजदूर, दूसरे मजदूर, किसान जो गरीब हैं, वो जो संक्रमित हो रहे हैं, उनका इलाज संभव नहीं। और इसलिए भयावह स्थिति आज है, लोगों में भय पैदा हो रही है कि ठीक है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है, हम मास्क लगाएंगे, हम डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस अख्तियार करेंगे, हम पूरी जो चेतावनी दी गई है, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक। लेकिन फिर भी अगर हम संक्रमित हो जाते हैं, क्योंकि कोई तो देख नहीं सकता इस बीमारी को, और जब हम संक्रमित हो जाते हैं तो हमारा इलाज होगा कि नहीं, कैसे इलाज होगा। और इसके चलते एक बड़ा संशय, एक बड़ा भय का वातावरण बिहार की जनता में। और अभी भी हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में 4 महीने सरकार को मिले, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों को दुरुस्त करो, पर्याप्त मात्रा में किट मंगाओ, पीपी किट मंगाओ, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्स हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको सुरक्षा किट उपलब्ध कराओ, वेंटिलेटर का पर्याप्त इंतजाम करो, ऑक्सीजन गैस सहित सिलेंडर का पर्याप्त इंतजाम करो, अस्पतालों में पूरी तौर से व्यवस्था करो। और जितने प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को सरकार अपने अधीन लें, उन अस्पतालों को भी कोरोना अस्पताल में तब्दील किया जाए। एक भी कदम बिहार सरकार उठाने के लिए तैयार नहीं, कोई कदम नहीं उठाया गया। और जब लोगों में ये गुस्सा उभर रहे हैं, मीडिया में भी कुछ बातें आ रही है कि निदान का क्या रास्ता अख्तियार करते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव है, 3 प्रधान सचिवों को बदला गया। कल भी एक प्रधान सचिव को बदला गया, दूसरे प्रधान सचिव को लाया गया। क्या इससे कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया जा सकता? बिल्कुल नहीं। सीपीएम ने, वामपंथी दलों ने, पूरा बिहार का विपक्ष ने कहा कि यहाँ का बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्री और निकम्मा है उसको हटाइए, उसको बर्खास्त कीजिए। लेकिन चूंकि वो भाजपा कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ है, नीतीश जी की ये हिम्मत नहीं है जो उस पर कोई कार्रवाई करे, उनको हटाए। ये हालत है आज बिहार की। और ये हालत सिर्फ बिहार की नहीं है, यही हालत देश की है, यही हालत अन्य प्रांतों का है। खास तौर से केरला को छोड़ करके सारे प्रांतों की यह हालत है। और दुनिया को जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं जहाँ भी पूंजीवादी व्यवस्था है वहाँ पे स्वास्थ्य जो क्षेत्र है उसे भी बाजार के हवाले कर दिया। मुनाफा, एक उद्योग, प्रॉफिट कमाने का जरिया। और हमारे देश में भी स्वास्थ्य क्षेत्र, उसमें जीडीपी का कितना खर्च हो रहा है? मात्र 1% बिहार में। तो इस पे जो बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, इसका भी निजीकरण, इसका भी बाजारीकरण, इसका भी व्यवसायीकरण, यह एक उद्योग की तरह फलता फूलता। बिहार में अगर आप देखें तो जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, उसी तरह से आज स्वास्थ्य क्षेत्र का भी निजीकरण हुआ है।
तो आज कोरोना वायरस के चलते बिहार की जनता बहुत ही परेशान है और उनके सामने एक भय का वातावरण पैदा हो गया। और इस कोरोना वायरस से निपटने में बिहार की सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई। और कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हुआ उस पीरियड में, मैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन सभी लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि बिहार की बड़ी आबादी है जहां प्रवासी मजदूर, बड़ी संख्या है। कई आंकड़े आए हैं, 50 से 60 लाख प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार के हैं। और किस तरीके से लॉकडाउन में परेशानी हुई, हजार किलोमीटर पैदल चले, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, दर्दनाक मौत हो गई। कौन? नीतीश सरकार, मोदी सरकार। वो स्वाभाविक मौत नहीं थी, वो मौत नहीं बल्कि हत्या था, संस्थागत हत्या। उस हत्या के लिए सरकार जिम्मेदार, उनकी नीति जिम्मेदार। और जब वो लौट के आए, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको काम देंगे, मनरेगा में काम देंगे, हर तरह की सुविधा देंगे, अनाज देंगे, राशन कार्ड देंगे, आप फिर से वापस दूसरे राज्य मत जाओ। लेकिन हमने क्या देखा, हम दावे के साथ कहीं आप चले जाइए, कोई काम नहीं। ऐसे भी बाढ़ में, बरसात में सारे मनरेगा के काम बंद, मिट्टी के काम नहीं होते हैं। और बरसात से पहले ये मई और जून महीने में क्या काम मिल रहा था? अरे गांव में काम कितना है, 2 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए काम है 50-100 मनरेगा मजदूरों की, और मजदूर आ गए हजार। कहाँ से काम मिलेगा, कितना दिन काम मिलेगा, और मजदूरी कितना, 200 रुपये। उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी धांधली, वो भी रोज पेमेंट नहीं, और आखिर में वो काम नहीं मिल रहा। और जिसके चलते बिहार के मजदूर, प्रवासी मजदूर और यहाँ के जो ग्रामीण गरीब हैं, शहरी गरीब, रोज़ कमाने खाने वाले, उनके सामने एक बड़ा संकट वस्तुत का जिंदा कैसे रहेंगे, उनका चूल्हा चौकी कैसे जलेगा, यह सवाल, प्रमुख सवाल हो गया। और बिहार की सरकार हर मामले में फेल, काम दे नहीं सकी। 5 किलो अनाज हमारी पार्टी ने, वाम दलों ने बार बार डिमांड किया, हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज दीजिए, 6 महीने पर दीजिए, 7,500 रुपया आप दीजिए हर महीने। लेकिन इस की अवहेलना की गई, नज़रअंदाज किया गया, और दबाव में ही सही 5 किलो अनाज देने की घोषणा हुई और कहा गया जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा उसको भी मिलेगा। लेकिन कहाँ मिला? हम तो गए, कई जिलों में घूम के आए, लोगों से बातचीत किए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं, जो प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में, उन्हें 5 किलो अनाज मुफ्त में सरकार जो ऐलान किया वो नहीं मिला। 1000 रुपया देने की जो बात हुई, अकाउंट में कितने लोगों को मिला? हर एक पंचायत में 25, 50, 100 लोगों। प्रचार तो हो गया, सबको दिया गया, प्रचार हो गया, लेकिन अधिकतर लोगों के अकाउंट में नहीं गए रुपये। और जब वो जाता है सरकारी मुलाजिम के पास तो कहता है तुम्हारा बैंक अकाउंट शायद ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, ऑनलाइन तुमने आवेदन ठीक से नहीं दिया इसलिए तुमको नहीं मिला। लेकिन प्रचार तो हो गया, अनाज दिया गया, रुपये दिए गए, लेकिन सरजमीन पे तो कुछ दूसरा ही हालत है। और इसके चलते अब फिर से पलायन शुरू हो गई। जो लोग आए थे वो लौट रहे हैं, बड़े हिस्से लौटने के लिए मजबूर हो गए। क्या करेगा वो मजदूर? और श्रम शक्ति क्या होता अब समझ में आई इस देश के उद्योगपति को। इस देश के बड़े बड़े जो लोग हैं उनका कल कारखाना चले कैसे चलेगा? जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनकी खेती कैसे होगी? और अब बिहार के मज़दूरों को वो रिज़र्व बसों के द्वारा ट्रेन में रिज़र्व करा करके एसी का रिजर्वेशन, यहाँ तक कि प्लेन से भी सैकड़ों मज़दूरों को प्लेन का टिकट और एडवांस पैसा, अग्रिम
भुगतान करके यहाँ के मजदूरों को ले जा रहे हैं और बिहार का मजदूर भी फिर से पलायन करने के लिए मजबूर। पूरी तरह से बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार विफल रही। बर्बर जुल्म ढाए गए हैं यहाँ के श्रमिकों के साथ, क्रूर व्यवहार हुआ है बिहार के श्रमिकों के साथ, बिहार के गरीब खेतिहर मजदूरों के साथ। और ये लॉकडाउन बिना विचारे, बिना कोई तैयारी का, और उसके बाद कोई आर्थिक मदद। तो एक तरफ हमारे बिहार की जनता के सामने उनके जीवन कैसे बचेगा, चाहे वो कोरोना वायरस से हो, भूखमरी से हो, बेकारी से हो, और दूसरा उसके बाद अभी जो बाढ़ का प्रभाव है बिहार के तकरीबन उत्तर बिहार के सभी जिलों में, और इस बाढ़ के चलते जान माल की भारी क्षति हुई है। आप पता कर लीजिए, अभी तक कोई रिलीफ का काम नहीं, अपने भरोसे उनको छोड़ दिया गया। कोरोना वायरस से जो संक्रमित होंगे वो अपने भरोसे, बाढ़ से जो प्रभावित लोग हैं वो अपने भरोसे, वो कैसे जिएंगे, कैसे जिंदा रहेंगे, कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है। बाढ़ पूर्व जो तैयारी होनी चाहिए उसकी भी कोई तैयारी नहीं, और बाढ़ में बड़ा लूट होता है। हमारे राज्य के जो इंजीनियर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो माफिया हैं, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो तो हमेशा ये मनाते रहते हैं बाढ़ आए, बाढ़ आने से एक बड़ा चारागाह हो जाता है लूट के लिए, लूट का चारागाह, करोड़ों रुपए की लूट होती है इसमें। और अभी सभी जिलों में करीब करीब बाढ़ के चलते, ज़्यादा पानी होने के चलते बांधें टूट रही। सारण में बांध टूट गया, गोपालगंज में बांध टूट गए, चंपारण में बांध टूट गए, दरभंगा में बांध टूटने की खबर आई, सीतामढ़ी में बांध टूट गए, मुजफ्फरपुर में बांध दरक गया। जितने बाढ़ प्रभावित जिले हैं ज़्यादातर बांध आज टूट रहे हैं, पुलिया टूट रहा है। आप सुने ही होंगे, टेलीविज़न चैनल में भी देखे होंगे किस तरीके से 8 साल जिसमें लगा और 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, पुल बनाए गए, महासेतु गोपालगंज जिले में, और उसका अप्रोच रोड पुल का एक हिस्सा पानी में बह जाता है। और इसके जैसे दर्जनों। तो यहाँ जो बाढ़ तो हर साल आती है, सब लोग ये जानते हैं कि बिहार देश का सर्वाधिक राज्य है। राज्य का 78.06% जो क्षेत्रफल है, करीब 68,000 वर्ग किलोमीटर, वो बाढ़ग्रस्त। हर साल बाढ़ आती है और बड़ी बर्बादी होती है। बिहार के विकास में एक बड़ा अवरोध है यहाँ का बाढ़ जल प्रबंधन। लेकिन जो बाढ़ पूर्व तैयारी होनी चाहिए वो कोई तैयारी नहीं। हम लोग बराबर ये मांग करते रहे हैं, ये पुरानी मांगे रही हैं। बाढ़ का तात्कालिक भी आप निदान कीजिए और अस्थाई निदान कीजिए, बाढ़ का अस्थाई निदान करो। ये बिहार की जनता का ये मुख्य डिमांड रहा है। लेकिन अगर अब बिहार की इतिहास उल्टा के देखिए, कोई भी सरकार पटने में बनी हो, अभी तो 15 साल से नीतीश जी, सुशील मोदी जी की सरकार है, 15 साल से, लेकिन किसी सरकार ने इसके अस्थाई निदान के लिए कोई पहल नहीं ली, क्योंकि इसके पीछे उनका निहित स्वार्थ है। बाढ़ के दिनों में जो भारी लूट, उसमें सभी लोग संलग्न होते, इसलिए कोई मजबूत इच्छा शक्ति नहीं और राजनीतिक कोई पहल नहीं है। अभी बाढ़ आएगी, अभी खबर आ रही है नेपाल में ज़्यादा बारिश होगा, नेपाल छोड़ेगा पानी, हमारा सारा जितनी नदियां हैं, जितनी नहरें हैं, सब में उफान होगी और प्रलय की स्थिति हो जाएगी। तो आप क्यों नहीं नेपाल सरकार से बात करते? ये किसकी जिम्मेदारी है? अब तो डबल इंजन की सरकार है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है नेपाल सरकार से बात करें।
डैम बनाने की बात, और कैसे बाढ़ से सुरक्षात्मक इंतजाम हो, इसके लिए कई आयोग बनाए गए, उनकी अनुशंसाएं आई। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन भारत की सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए कोई अस्थायी निदान नहीं ढूंढे गए, जिसके चलते बिहार की हर साल बर्बादी होती है, कृषि क्षेत्र की बर्बादी होती है, मानव पशु की बड़े पैमाने पर क्षति होती है। और अभी इस वक्त हमारा राज्य कंप्लीट बाढ़ से प्रभावित हो गया है और महाप्रलय की खतरा बनी हुई है। पुराने जितने बाढ़ है आंकड़े आए हैं, 3402 किलोमीटर बांध ये करीब करीब जर्जर हो चुके हैं, उसे मरम्मत करने की ज़रूरत। कोसी का जो बांध है तटबंध, उसका आयु समाप्त हो गया। नदियाँ ज़्यादातर उनके नदियों में गाद बढ़ा हुआ है, उसका सफाई, उसका उड़ाही, उसका अधिक आधुनिकीकरण, ये काम नहीं हो पाते। और हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियां हैं, कमला है, गंडक है, बागमती है, महानंदा है, घाघरा है, ये जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, जो सीधे बिहार में वो प्रवेश करती हैं, वो हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ साथ मिट्टी बालू लेके आती है और बिहार के नदियों के जो गहराई होता है उसको भर देती है, समतल कर देता है। ये सरकार का जिम्मेदारी बनती है, उसको समय पर उसका खुदाई हो, उड़ाही हो, उसकी आधुनिकीकरण हो, तब तो पानी संचय हो। लेकिन यह कोई भी काम जिससे कि बाढ़ से बचाव हो सकता है, जो बाढ़ से बर्बादी का बचाव हो सकता है, आज तक। और ये नीतीश जी तो और भी बिल्कुल इस मामले में जल प्रबंधन की बिहार में कोई भी नीति ही नहीं, कोई साइंटिफिक नीति नहीं तो हमारे यहाँ तो प्रचुर मात्रा में जल है। अगर एक साइंटिफिक जल प्रबंधन की अगर नीति हो तो बिहार की मिट्टी उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाद्यान्न का उत्पादन हो सकता है और उत्पादकता बढ़ सकती है। लेकिन एक उचित जल प्रबंधन की नीति नहीं होने के चलते हमारे यहाँ जो कृषि क्षेत्र है उसकी जो उत्पादकता है, वो अगर आप राष्ट्रीय उत्पादकता देखिए और देश के कई राज्यों के साथ आप तुलना कीजिए तो बहुत ही कम मिलेगा। तो ये हमारे लिए आज अभी इस साल भी एक चुनौती है और ये एक अस्थायी चुनौती के रूप में हम इसको जो है सो देखते हैं। इस बीच में हम लोग देख रहे हैं अब सरकार जो बिहार की सरकार है या जो भारत की सरकार है, इसके सामने प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होना चाहिए कोरोना वायरस से कैसे हम मुकाबला करेंगे, जनता को कैसे उनके जीवन को बचाएंगे, कैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को हम मजबूत करेंगे, इलाज की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, आज जो तात्कालिक ज़रूरत है, बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं उनको कैसे राहत दें, उनकी कैसे रक्षा करें, यह काम प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन यह काम आज उनके प्रायोरिटी में नहीं है और उनके प्रायोरिटी में क्या है? चुनाव। जनता अपने हाल पे छोड़ दी, आप मरिए जिए अपने भरोसे, लेकिन सरकार तो चली चुनाव में, बीजेपी जदयू चली चुनाव में। वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं, रोज़ वर्चुअल रैली। 7 जून को अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई, कितने रुपए खर्च हुए? 200 करोड़ रुपए। कहाँ से इतने पैसे आते हैं? उनके पास पैसों की कमी नहीं है और उन पैसों का इस्तेमाल भाजपा की तरफ से हुआ। हर बूथ आधारित, हर गांव-गांव में एलईडी बड़ा स्क्रीन उन्होंने लगाया और दिल्ली से अमित शाह भाषण किए और वो भाषण चुनावी भाषण था। ये लोग सत्ता के लालची हैं। चुनाव होगा अक्टूबर नवंबर महीने में, 4 महीना पहले, और अब
विधानसभा आधारित वर्चुअल रैली रोज हो रही है। अब जदयू भी विधानसभा आधारित वर्चुअल रैली कर रही है। चुनाव आयोग ने मीटिंग बुलाया, चुनाव आयोग के सामने बीजेपी और जदयू ने स्पष्ट रूप से प्रस्ताव रखा, वर्चुअल रैली के जरिए प्रचार करने का चुनाव आयोग फैसला करे। और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का बयान सबसे पहले आया, जब ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। सबसे पहले सीपीएम ने इसका विरोध किया, सारे वाम दलों ने विरोध किया और आज पूरा विपक्ष इसके विरोध में खड़ा है। ये डिजिटल प्रचार, वर्चुअल प्रचार, बिहार में मात्र 37% लोगों के पास ये इंटरनेट सेवा है और उसमें भी बड़ा जो उसका हिस्सा है, करीब 80% संपन्न लोगों के पास। हम जो गांव के गरीबों से संवाद स्थापित करना चाहेंगे, हम क्या उनके साथ संवाद स्थापित कर पाएंगे? उनके पास तो अभी प्याज रोटी नमक कैसे होगा उसकी चिंता है। कहाँ से उनके पास स्मार्टफोन? वो कहाँ से अपना नेट भरवाएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पद्धति से चुनाव कराने का मतलब होगा कि लोकतंत्र की हत्या। यह भारतीय प्रजातंत्र को समाप्त करने की दिशा में एक खतरनाक कदम होगा। यह धनबल का पूरा दुरुपयोग हो रहा है, चुनाव की पारदर्शिता नहीं बढ़ती जाए। और जिस तरीके से परंपरागत तरीके से जो पहले हम लोग चुनाव प्रचार करते थे, अगर उसकी इजाज़त नहीं दी जाए, ये चुनाव में क्या आम जनता की भागीदारी हो पाएगी? और जब चुनाव में आम जनता की भागीदारी ना हो, मतलब कहने का है कि बीजेपी और जदयू शासक पार्टी जो सत्ता में भी है, ये एन केन प्रकार जनतंत्र का गला घोट करके चुनाव को हड़प लेना चाहते हैं, एक तरह से चुनाव का अपहरण करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी को कत्ल करने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। और मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि चुनाव आयोग आज की तारीख में शासक वर्ग की, शासक दलों के दबाव में काम कर रही है। पार्लियामेंट के चुनाव का भी हमारा तजुर्बा है। अभी हम लोगों से बगैर विमर्श किए हुए पोस्टल बैलेट की बात आ गई थी, हम लोगों ने उसका विरोध किया, तब वो एक कदम पीछे हटे। हमने कहा भाई हमारे जो गरीब लोग हैं, मतदाता का बड़ा हिस्सा, उसको तो ईवीएम मशीन का बटन कैसे दबाया जाता है वो सिखाना पड़ता है। और आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की बात करते हो, इसका मतलब क्या? हर विधानसभा के अंदर 20 से 25 हज़ार वोट आप उसको प्रभावित करोगे। और ये भाजपा के पक्ष में, जदयू के पक्ष में, ये बड़े लोगों के पक्ष में। तो ये एक बड़ी चुनौती है बिहार की जनता के सामने। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है भाजपा और जदयू गठबंधन को पटना की गद्दी से हटाना। यह हमारे सामने राजनीतिक टास्क। और यह तभी पूरा होगा जब चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होंगे, प्रचार के समान अवसर मिलेंगे, जनता की व्यापक भागीदारी होगी और तमाम राजनीतिक दलों को एक तरह धन खर्च करने की इजाज़त होगी, चुनाव आयोग निष्पक्ष भूमिका निभाएगी, तभी जाकर के ये निष्पक्ष चुनाव होगा, पारदर्शी चुनाव होगा। और हम दावे के साथ हम कह सकते हैं कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, आम जनता की भागीदारी हो, तो चाहे जो अहंकार हो भाजपा को, नीतीश जी को, लेकिन यह सरकार जाने वाली है। कोई नहीं रोक सकती इस सरकार को। और एक सेकुलर गवर्नमेंट जरूर
पटना में कि जो है वो बन सकती है, इसकी प्रबल संभावना। तो इसलिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बिहार की जनता के सामने, हम लोगों के सामने है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब भी लोकतंत्र पे बड़ा खतरा पैदा हुआ है, बिहार की जनता को अनुभव है इमरजेंसी, कांग्रेस के ज़माने की इमरजेंसी, 74 मूवमेंट, उसके बाद इमरजेंसी, लेकिन उस ज़माने में भी भारी दमन हुए, लेकिन बिहार की जनता उठ खड़ी हुई और उसका इतना असर हुआ, जन आंदोलन का इतना ज़बरदस्त असर हुआ कि इस देश की राजनीति में एक नई जो है परिवर्तन देखने को मिला। तो बिहार की जनता में प्रतिरोध की क्षमता है, और जब भी लोकतंत्र पर खतरे हुए हैं, बिहार की जनता उठ खड़ी हुई है। और हमारा पूरा भरोसा है कि इस बार जो जनतंत्र पर आज हमले हो रहे हैं, लोकतंत्र पर हमले और लोकतंत्र के जो गला घोटने की जो साजिश हो रही है, चुनाव को हड़पने की, चुनाव को अपहरण करने की, इस साजिश को ज़रूर बिहार की जनता एकजुट होकर के मात देगी। आपको एक दो और हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी को ये ख़त्म कर रहे हैं। नीतीश जी जब प्रवासी मजदूर आए, एक तरफ ये कह रहे थे कि आपको काम देंगे, आपको अनाज देंगे, आपको राहत देंगे, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एक चिट्ठी निकाल दी, अपना एसपी को इन्होंने चिट्ठी भेजा, कलेक्टर को इन्होंने चिट्ठी भेजा। उस चिट्ठी में क्या लिखा, आज भी हमारे पास लिखा, इतने जो लाखों प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, 25-30 लाख लौट के, हम इनको काम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते काम। और काम जब नहीं देंगे तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। इससे निपटने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं, जब क्वारंटाइन सेंटर में लोग आने लगे और वहां अवस्था हुई, लूट का केंद्र बन गया, लाठियां चली, वहां कई प्रवासी मजदूरों ने सुसाइड किया। और उस वक्त में नीतीश जी ने मीडिया प्रतिनिधियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, आप सेंटर पे नहीं जा सकते, उसके अंदर नहीं जा सकते। और अभी कल ही की बात मैं बता रहा हूं, कल नहीं परसों 26 तारीख को राज्य सरकार के कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया, एक नया फरमान जारी किया गया। वो फरमान क्या है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, 50 वर्ष जिनका उम्र हो गया, उनके बारे में कमेटी बना दिया गया है। वो कमेटी जांच पड़ताल करेगी। वो व्यक्ति जिसका उम्र 50 साल हो गया, सरकारी दफ्तरों में काम कर रहा है, अस्पतालों में काम कर रहा, वो योग्य है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं, इसके बारे में रिपोर्ट करेगा और उस आधार पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जाए। एक नया तरीका, डायरेक्ट उनको नौकरी से हटाने में दिक्कत थी, इसलिए एक नया तरीका उन्होंने ईजाद किया। 3 लाख पद रिक्त हैं, उस पर बहाली नहीं होगी। जो पहले से उनको थ्रेट करना, उनको भयभीत करना, ताकि उनके पक्ष में वो काम करें और ज़्यादा भ्रष्टाचार की गुंजाइश। बिहार में ऐसे ही बिहार बदनाम रहा है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में यहाँ लाखों का रिश्वतखोरी होती है, मिनिस्टर पैसे लेते हैं, अधिकारी पैसे लेते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब नौकरी पर खतरा पैदा होगा और इसमें भेदभाव कितने बढ़ते जाएंगे। जातीयता चलेगी, सांप्रदायिकता चलेगी, ट्रेड यूनियनिस्ट होंगे, उन पे हमले होंगे। ये एक दमन का एक बड़ा इन्होंने नया औजार बनाया है। हमारी पार्टी ने विरोध किया, सारे वाम दलों ने इसकी आलोचना की है, सारे ट्रेड यूनियन ने आलोचना की। और ये जो इन्होंने जारी किया अध्यादेश 29 तारीख को पूरे बिहार में
इस अध्यादेश की प्रतियां जलाई जाएगी। मजदूर जलाएंगे, कर्मचारी जलाएंगे और 9 अगस्त को एक बड़ा जन कार्रवाई में यहाँ के कर्मचारी इसके खिलाफ उतरेंगे। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं जनतंत्र की हत्या करने में और विरोध की आवाज़ को दबाने में, अपने विरोधियों को गिरफ्तार करके जेल में बंद करने, उसी तरह से उसी रास्ते पर कहने के लिए ज़रूर नीतीश जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक गठबंधन की सरकार है, लेकिन हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज नीतीश कुमार पूरी तरह से आरएसएस के सामने, भाजपा के सामने घुटना टेक दिए। अब इनके पास कोई पॉलिटिकल आत्मबल नहीं है, कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं, ये अपने को डिमार्केट नहीं कर सकते और इसलिए भाजपा को खुश करने के लिए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए हर तरह के जनतंत्र विरोधी कदम ये उठा रहे हैं। तो ये है आज बिहार की स्थिति। और आज हमारे राज्य में एक और चुनौती पहले से भी थी, लेकिन उसका अभी ज़्यादा उभार हुआ, खास तौर से जब से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी और जब से बिहार में नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए। यहाँ के सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा है। यहाँ एक गठजोड़ डेवलप किया, सामंत, भूमाफिया, बाहुबली, अपराधियों का गठजोड़ पुलिस के साथ, और इस गठजोड़ का संरक्षण दे रही है बिहार सरकार। इसके मंत्री, सरकार में शामिल राजनीतिक दल बीजेपी, जदयू और बिहार के गरीब इनके निशाने पर हैं। बिहार का दलित, बिहार का कमजोर तबका जो अति पिछड़ा है, पिछड़ा वो तबका, आज महिलाएं, अल्पसंख्यक इनके निशाने पर हैं और विपक्ष के कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता इनके निशाने पर हैं। और ये एक बड़ी चुनौती इस गठजोड़ के तरफ से, सामंती और उनके जो सहयोगी, उसके तरफ से एक बड़ी चुनौती बिहार के सामने, बिहार के गरीबों के सामने। इसी बीच में पीरियड में आप देखें 11 अप्रैल को हमारी पार्टी के एक लोकप्रिय नेता कॉमरेड जगदीश चंद्र बसु, खगड़िया के किसान नेता, प्रभावशाली नेता, उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो और उनका परिवार और वहाँ के हमारा पार्टी लगातार उस इलाके में सामंती शोषण के खिलाफ संघर्ष करती रही है, सामाजिक मुद्दों पे संघर्ष करती रही है। और इसीलिए एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारे कॉमरेड जगदीश बसु की हत्या कर दी गई। जगदीश बसु शहीद हो गए। उसी जिले में दूसरे साथी, दूसरे महीने में, जनवरी में, कॉमरेड राधे सिंह की हत्या कर दी गई। हमारे साथी, दूसरे साथी शहीद हो गए। गोपालगंज में एक ट्रिपल मर्डर हुआ। एक सामाजिक कार्यकर्ता, उसके माँ, उसके पिताजी, उसके छोटे भाई ऑन स्पॉट अपराधियों ने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। एफआईआर हुआ। उस हत्या के षड्यंत्र में कौन शामिल था? स्थानीय बाहुबली जदयू का विधायक, वामपंथी दल, सभी विपक्षी ताकत मांग उठाती रही, बाहुबली हत्या के षड्यंत्र में जो एफआईआर में नामजद है उसे अरेस्ट करो, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। बेगूसराय जिले में 2 अति पिछड़ी जाति के नौजवानों की हत्या पुलिस के संरक्षण में कर दी गई। एक नौजवान पोद्दार
उसने सवर्ण जाति की एक लड़की से प्रेम विवाह किया और थानेदार उस जुल्म में उसे पकड़ के ले आता। उस सवर्ण परिवार, जिस परिवार की लड़की थी, कहा जाता है उसी जाति से वो दरोगा आता था और इन लोगों को नागवार गुजरा और थाने में लाता है और बाद में कहता है वो नौजवान सुसाइड कर लिया, उसका डेड बॉडी पंखे से लटका हुआ है। कैसे हो सकता है? थाना में आप लाते और थाना में पंखा से लटका हुआ उसका डेड बॉडी? असंभव है। ये जरूर षड्यंत्र है, जरूर उसकी हत्या की गई है। और उस नौजवान के न्याय के लिए एक दूसरा अति पिछड़ी जाति का लड़का सोशल मीडिया से के जरिए, जब ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जब इस अभियान को चलाता है तो कोई दूसरे पुराने केस में पुलिस जाती है और उसको उठा के ले आती, उसे बुरी तरह पिटाई करती है और उसकी इतनी पिटाई होती है 3 दिनों के बाद वो अस्पताल में दम तोड़ देता है। कहां जा रहा है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर? नीतीश जी कहते हैं जो ये सुशासन का राज, जीरो टॉलरेंस अपराध के खिलाफ की वो बात करते हैं। भोजपुर में एक दलित, लॉकडाउन के पीरियड में दलित परिवार मुर्गा पालने का अपना छोटा मोटा रोजगार चला रहा था। सवर्ण जाति के अपराधी आते हैं, उससे मुर्गा ले लेते हैं और जब वो हिम्मत करता है मालिक आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, तो उसके साथ कहासुनी होती है, उसकी पिटाई होती है और ऑन स्पॉट उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बर्बर जुल्म की घटना घटती है। मोकामा में एक दलित परिवार के सामने, दलित परिवार के ऊपर हमले होते हैं। तो बिहार के अंदर इस लॉकडाउन के पीरियड में दलितों के अंदर ऊपर, सामाजिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके ऊपर आज हमले काफी तीव्र हुए। कौन है हमलावर? वही शासक वर्ग से जुड़े हुए। और अभी पूरा देश जानता है बिहार एक सामंती प्रदेश है और यहाँ पे भूमि का केंद्रीयकरण रहा है। यहाँ का जो उत्पादन संबंध, उसमें सामंती संबंध। और इसलिए जमीन का सवाल जो है एक प्रमुख सवाल रहा है पिछले दिन। यह सच्चाई है। भूमिहीनों की बड़ी आबादी है बिहार के अंदर, उसको बास भूमि चाहिए। और बिहार के अंदर सरप्लस लैंड, चाहे वो सीलिंग की ज़मीन हो, भूदान की ज़मीन हो, गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन हो, भरमार है उस ज़मीनों की। और उन ज़मीनों पर गैर कानूनी तरीके से बिहार के सामंती भूमाफिया बाहुबली कब्जा किए। और बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि भूमि सुधार नहीं लागू किया जाए। बिना बुनियादी भूमि सुधार लागू किए चाहे कोई भी सरकार पटने में आवे, दिल्ली में आवे, लेकिन देश का और बिहार का तरक्की नहीं हो सकता। कैसे गरीबी? अभी तो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, मेरा अपना रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट, और वो पिछले ही साल दिसंबर महीने में जो उन्होंने जारी किया उसमें वो उन्होंने कहा है कि मानव विकास जो सूचकांक है उसमें बिहार निचले पावदान पर है। ये कोई हमारा रिपोर्ट नहीं, सीपीएम का रिपोर्ट नहीं है, ये कोई वामपंथी दल और विपक्ष का रिपोर्ट नहीं।
ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। नीतीश जी को तो जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हो 15 बरस वर्सेस 15 बरस लालू जी का रहा, सब जिम्मेवारी लालू जी के जिम्मे। अरे आप बताओ, आपने इन 15 वर्षों में क्या किया? नीति आयोग कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में बिहार उन मापदंडों में सबसे निचले पायदान पर है। भूख की सूची का जहां तक सवाल है, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के साथ बिहार खड़ा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ बिहार भी खड़ा है। और बिहार को इन मापदंड में 100 में 30 अंक मिले। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बिहार के ग्रामीण और शहरों में गरीबी बढ़ी है और उनके सामने कुपोषण है, भूखमरी। इस चुनाव के अवसर पर नीतीश जी, सुशील मोदी जी को तो जवाब देना पड़ेगा। जनता के कटघरे में ये खड़े हैं। नीति आयोग का कहना है कि इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हुआ है और स्वास्थ्य के मामले में बिहार बहुत ही निचले पायदान पर। मैं उसके विस्तार में, उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा समय लगेगा। ये सब तो नीति आयोग का कहना है, तो आप बताएंगे? नीतीश जी को तो बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, जो बिहार में अगर गरीबी मिटाना है, बिहार से अगर कुपोषण मिटाना है, बिहार से जो पलायन हो रहा है, उस पलायन के 2 कारण बताए गए हैं बिहार के अर्थशास्त्रियों ने कहा। एक कारण है गरीबी और दूसरा कारण है तीखा वर्ग संघर्ष। पिछले दिनों नरसंहार हुए, जिसके चलते यहाँ कोई काम नहीं और सामाजिक रूप से उन्हें सम्मान के साथ जिंदा रहने का उन्हें अधिकार नहीं सामंतियों की तरफ से दिया जाता। जो सामंती वर्चस्व को बरकरार रखने वाले, जो सवर्ण मानसिकता वाले हैं, तो आखिर मजबूर होकर के लोग तो फैल गए, पूरे देश में चले गए यहाँ के श्रमिक। ये 2 कारण रहे हैं। तो इसलिए जब तक, और ये भूमि के प्रश्न पर डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग कमेटी बनाया। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने बहुत जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। जहाँ बिहार में भूमि सुधार, पश्चिम बंगाल के तरफ पे जहाँ की वामपंथी सरकार ने भूमि सुधार लागू किया, उस तर्ज पे बिहार में भी भूमि सुधार हम लागू करना चाहते। लेकिन हुआ क्या? जब डी बंदोपाध्याय आयोग ने पूरी रिपोर्ट तैयार करके जब सरकार के पास रखी अनुशंसा, तो उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया। हम लोगों ने मांग किया, जो आप लाइए विधानसभा के पलटल पर, उसको सार्वजनिक कीजिए। और उनकी अनुशंसा क्या थी? डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग की उनकी अनुशंसा थी कि बिहार में सीलिंग सेफ, भूदान, सरकारी ज़मीन तकरीबन 22 लाख एकड़ ज़मीन, और बिहार में जो 6 लाख परिवार है जो गृह विहीन है, बास विहीन है, और तकरीबन 22 लाख परिवार है जो भूमिहीन है। तो डी बंदोपाध्याय आयोग ने इतना ही अनुशंसा किया कि आप वो ज़मीन मुक्त करा लीजिए जो गैर कानूनी तरीके से बिहार के बाहुबली कब्जा किए हुए हैं, इसको आप मुक्त कराइए। तो बिहार के हर भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है, और 10 डिसमिल जमीन जिनके पास बास भूमि नहीं है उसको दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक और बात कहा कि बटाईदारी, जो बिहार का कानून है वो कानून तो लागू हुआ नहीं, तो कम से कम बटाईदारों का आप रजिस्टर्ड कर लो, पंजीकरण करो, और उन्हें भी राहत दो, उन्हें भी सुविधा दो। क्या हुआ? बिहार के तथाकथित सामंतों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने
एक तथाकथित सामंतों का किसान महापंचायत के नाम पर पटना में जमावड़ा किया, उसमें गोलबंदी की और पूरे बिहार से हथियार ले करके ये बड़े बड़े जो सामंत लोग हैं जिनके पास ज़मीन है, ये भूमि चोर माफिया लोग, ये लोग इकट्ठे हुए। इन्होंने ऐलान किया अगर डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग की अनुशंसा लागू की जाएगी तो हम सरकार नहीं चलने देंगे, खून की नदी बह जाएगी। और नीतीश जी कितने घबरा गए, सब उनकी औकात खत्म हो गई, राजनीतिक इच्छा शक्ति खत्म हो गई और उन्होंने डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग की अनुशंसा को कूड़ेदान में फेंक दिया। और अभी पिछले महीने विधानसभा में जब वामपंथी दलों के हमारे माले के विधायक साथियों ने जब सवाल उठाया कि आप जो है सो डी बंदोपाध्याय भूमि आयोग की अनुशंसा को लागू कीजिए, तो मुख्यमंत्री ने बहुत गुस्से में उन्होंने कहा कि यह सवाल तो खत्म हो गया, यहाँ तो कोई ज़मीन ही नहीं है, आप ज़मीन बांटने की बात करते हैं, भूमि सुधार की बात करते हैं, आपको शायद पते ही नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार और इसकी सरकार बिहार की सामंती ताकतों के सामने घुटने टेक दी और आज सामंती ताकतें ज़्यादा मनोबल के साथ हमलावर है। हमें जो हमारी उपलब्धि है, सीपीएम की उपलब्धि, किसान आंदोलन की उपलब्धि, वामपंथी दलों की कुर्बानी की उपलब्धि, जिसके बदौलत बिहार में हमने 40,000 एकड़ ज़्यादा ज़मीन भूमि माफियाओं से 90 के दशक में जो हमने मुक्त कराया है, गरीबों में बांटा है, जो गरीब की झोपड़ियाँ बनी हुई है, जो गरीब जोत आबाद कर रहे हैं, जिनकी जीविका का साधन है, आज वो हमसे ये सामंती ताकतें छीन लेने पे उतारू और सरकार पूरी तरह से उनके संरक्षण में खड़ी है। कमराजी सरकार, हमारे पार्टी के विधायक बड़े नेता पूर्णिया में है, एमएलए रहते हुए उनको शहीद होना पड़ा, अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। कॉमरेड रामनाथ महतो हमारी पार्टी के राज्य सचिव मंडल के सदस्य, बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के बिहार के महामंत्री, सामंती ताकतों ने समस्तीपुर में उनकी हत्या कर दी। और इस तरह हमारे सैकड़ों साथी शहीद हुए, दरभंगा में, खगड़िया में, बेगूसराय में, नवादा में, सहरसा में, मधेपुरा में, किशनगंज में, जहानाबाद में, नवादा में हमारे सैकड़ों साथी कुर्बानी दिए, सीपीएम के, किसान सभा के, खेत मजदूर के साथी। आज उनके कुर्बानियों से जो उपलब्धि है, उस उपलब्धियों को ये सामंती ताकतें छीन लेना चाहती, ये बड़ी चुनौती है। और सामंती अत्याचार आज बढ़ा है। हमारी पार्टी कांग्रेस में भी कई विमर्श हुए कि मंडल कमीशन के बाद जो एक उभार आया, आरक्षण के सवाल पे ही सही, वो दलितों में उभार आया, अति पिछड़ों में उभार आया, पिछड़ों में उभार आया, उस उभार के अंदर कुछ सकारात्मक चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनके अंदर जागृति आई है। स्टेट पावर में वो अपनी भागीदारी चाहते हैं, डेट इज ए गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां, जो बुर्जुआ पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने उन्हें सिर्फ जातीय सीमा में ही बांध के रखा और जाति के आधार पे दर्जनों संगठन का निर्माण किया और उसको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ये बुर्जुआ पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टी भी हैं, नेशनल पार्टी है, वो कभी ये नहीं चाहते कि दलितों में, अति पिछड़ों में जो एक उभार आया है, उसको हम आगे बढ़ा के उसको जनवादी चेतना से लैस होने दें, उनमें वर्गीय चेतना से उन्हें लैस करें, ये वो कभी नहीं चाहते। और इसलिए उसको उन्होंने समाप्त करने का, पहचान की राजनीति शुरू हुई।
वहीं पे हमारे सामने ये कर्तव्य आया। और आज बिहार में जातिवाद का भी एक बड़ा चुनौती है। बगैर जातिवाद से मुकाबला किए हुए जनवादी आंदोलन विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि जातिवाद के चलते मेहनत कशों की एकता विभाजित होती है और जातिवाद का इस्तेमाल शोषक वर्ग अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, अपने शोषण को बढ़ाने के लिए वो करते हैं और सिर्फ वो वोट में उनका इस्तेमाल करते इस नाम। इसलिए हमारे सामने एक बड़ा दायित्व, इसका मुकाबला हम कैसे करेंगे? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो बिहार के और हिंदी भाषी क्षेत्रों में ख़ास तौर से जो ये जो सामाजिक शोषण है, सामाजिक जो मुद्दे हैं, ये जो सामाजिक शोषण है, यह भी वर्गीय शोषण का ही एक हिस्सा है। इसलिए वर्गीय सवालों के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी हमें उठाना होगा और दोनों मुद्दों को लेकर के हमें संघर्ष में जाना पड़ेगा। तभी हम जातिवाद को कमज़ोर कर सकते हैं, उसका मुकाबला कर सकते हैं। और ये इसमें हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि अगर जातिवाद का मुकम्मल अगर हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो कृषि क्रांति, जनवादी क्रांति की मंजिल पूरा करना और ये सामंती पूंजीवादी व्यवस्था को बदल करके इसके जगह समाजवादी व्यवस्था कायम करना, यह जब तक नहीं होता जातिवाद। लेकिन जातिवाद के खिलाफ हमें हमेशा, ये जातिवाद का मूल कारण क्या है? संपत्ति में सामंती संबंध। इसलिए हमें आंदोलन में इन मुद्दों को बराबर उठाते रहना है। भूमि का सवाल, भूमि का बंटवारा, सीलिंग से फाजुल ज़मीन का बंटवारा, भूमिहीनों में, गरीबों में, भाषहीनों में, मजदूरी का सवाल के साथ साथ सभी समाज में जो भी लोग हैं उन्हें सम्मान के साथ, इज्जत के साथ जिंदा रहने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। ये जो जातीय उत्पीड़न हो रहे हैं, ये जो भेदभाव हो रहे हैं, ये जो छुआछूत हो रहा है, यह भी लड़ाई हमको उतना ही मजबूती के साथ उठाना पड़ेगा। इसलिए दलितों के अधिकार के सवाल, आदिवासियों के अधिकार का सवाल, महिलाओं के अधिकार का सवाल, यह सवाल भी हमारे लिए एक बड़ा सवाल बनता है और इस सवाल को भी हमें उठाना है। इसलिए साथियों, आज हमारे सामने, बिहार की जनता के सामने एक जातिवाद भी एक बड़ा चुनौती है। और जातिवाद तो चुनौती था ही, अब एक और गंभीर चुनौती आ गया है जो पूरे देश को और पूरे बिहार को अपने गिरफ्त में लेने के लिए बहुत आक्रामकता के साथ आगे बढ़ रहा है और वो है सांप्रदायिकता का चुनौती। और ये एक बड़ा जहर है, क्योंकि शासक वर्ग अपनी विफलता को पर्दा डालने के लिए, जनता में भ्रम पैदा करने के लिए जात और धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जात और संप्रदाय का इस्तेमाल करते हैं और तात्कालिक तौर पर जात और धर्म जनता को प्रभावित करता है, क्योंकि जनता के अंदर वो बढ़ा हुआ चेतना, प्रगतिशील चेतना, जनवादी चेतना, क्रांतिकारी चेतना हम वहाँ तक नहीं ले जा पाए। वो हमारी कमी रही है। वो बड़े संघर्षों के आधार पर, अभियानों, वैचारिक अभियानों के आधार पर हमें इसको पूरा करना होगा। लेकिन आज जो सत्ता में है, चाहे दिल्ली में हो कि पटने में हो, वो देश के साथ साथ बिहार की जनता को भी वो सांप्रदायिक रंग से वो रंग देना चाहते हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वो करना चाहते हैं और इस आधार पर एक बड़ा वोट बैंक वो बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। उसमें एक हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है जनता अपने अनुभव से नतीजा पे पहुंचती है। इसलिए हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा और उनके जो रोज़मर्रे के सवाल हैं, उस रोज़मर्रे के सवाल को उठा के जनता को बताना पड़ेगा इस शासक वर्ग की क्या साजिश चल रही है। पेट्रोल की दाम बढ़ रही है, डीजल की कीमतें बढ़ रही है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है। एक तरफ 15 लाख लोगों की नौकरी छीन ली गई, दूसरी तरफ महंगाई चरम पर। लोगों को बताना पड़ेगा। आज रेल का निजीकरण हो रहा, BSNL का निजीकरण हो रहा, बैंक बेचे जा रहे हैं। हमें जनता को बताना पड़ेगा
शिक्षा में सिलेबस को बदला जा रहा है। सिलेबस के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जो लोकतंत्र की अवधारणा है, जो देश की आज़ादी की लड़ाई में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और इस देश के लोगों की जो महान कुर्बानी रही है, उस कुर्बानियों के बदौलत जो हमारा देश आज़ाद हुआ और जो संविधान बना, आज वो सब चीज़ को बदला जा रहा है। शिक्षा को अवैज्ञानिक दिशा में धकेलने की कोशिश हो रही है। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। हमें जनता को बताना पड़ेगा, हमें इस अनुभव के आधार पर जनता को बताना पड़ेगा जो समाजवादी देश आज कैसे कोरोना वायरस से लड़ा। क्यूबा दुनिया के लिए एग्जाम्पल है, वियतनाम दुनिया के सामने एग्जाम्पल है। हमारे देश के अंदर एक केरला, एक मॉडल, उसने एग्जाम्पल सेट किया है। तो जहाँ वामपंथी विचारधारा और उसका ताकत है, वहाँ मानव जीवन उनके लिए सबसे प्राथमिक होता है। और जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था है, वहाँ हर चीज़ पूंजी बाजार के जिम्मे, मुनाफा के लिए होती है। तो हमें जाना है, हम जाएंगे जनता के बीच, पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएंगे और उनको बताएंगे जो शासक वर्ग की नीति आज हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ, मेहनत बस वर्ग के लोगों के खिलाफ है। और आज किस तरीके से वो सांप्रदायिक उन्माद फैला करके एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर हमारे संविधान को ही चेंज करने की दिशा में आगे तानाशाही पूर्वक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय लिया और मैं ये कह सकता हूँ कि कॉमरेड शैलेंद्र सैली जैसे हमारे नेता, क्रांतिकारी नेता, विचारक, बहुत ही कम उम्र में वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन उनका जो विचारधारा था, वो विचारधारा आज भी हमें प्रेरित करता है। पुनः एक बार लोक जतन परिवार को, लोक जतन टीम को, संपादक को हम जो है वो धन्यवाद देते हैं, जो आपने एक बड़े पैमाने पर व्याख्यान माला आयोजित किया है। और हम अपने प्रिय नेता कॉमरेड शैलेंद्र सैली को हम याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सारे चुनौतियों का हम मुकाबला करेंगे, हम जवाब देंगे, सच्चाई के लिए लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।